2005 थाईलैंड। जनवरी का आखिरी सप्ताह चल रहा था। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक से कोई 150 किलोमीटर दूर पटाया शहर। यह शहर थाईलैंड की खाड़ी के किनारे बसा हुआ है। आज रोज पटाया शहर से कोई 10-20 किलोमीटर दूर खाड़ी में कोस्ट गार्ड के कुछ अफसर गश्त लगा रहे थे। तभी एक अफसर की नज़र पानी में तैर रही किश्ती पर पड़ती है। किश्ती में कोई नहीं दिखा तो कोस्ट गार्ड वाले अपनी बोट लेकर किश्ती के नज़दीक पहुंच गए। जैसे जैसे वे नज़दीक पहुंचते गए उन्हें किसी सड़ी हुई चीज़ की भयानक दुर्गंध महसूस हुई। वे लोग किश्ती के ठीक नज़दीक पहुंच गए। किश्ती के अंदर उनकी नज़र पड़ी। देखकर उनके होश उड़ गए, क्योंकि किसी इंसानी सड़ी हुई लाश किश्ती में पड़ी थी और दिमाग घूम जाए ऐसी बदबू आ रही थी। फिर किश्ती को किनारे लाया जाता है। पटाया पुलिस जांच करती है तो पता चलता है इस शख्स को करीब 1 दर्जन गोलियां मारी गई हैं। इसके बाद थाईलैंड पुलिस ने कुछ एविडेंस इकट्ठा किए और इस लाश का पता लगाने की कोशिश की और तब उन्हें पता चला कि यह भारतीय नागरिक है। इसके बाद भारतीय इंटेलिजेंस से बात हुई। कई रिकॉर्ड खंगालने के बाद आखिरकार पता चल गया कि यह लाश किसकी है। यह लाश थी भरत नेपाली की। कैसे नेपाल का एक लड़का भारत आता है, कैसे इंडियन आर्मी ज्वाइन करता है, फिर रिटायरमेंट के बाद मुंबई आता है, फिर कैसे अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन का खास आदमी बनता है, कैसे दाऊद गैंग को खल्लास करने खून की नदियाँ बहाता है और फिर कैसे अंडरवर्ल्ड का खूंखार कातिल गैंगस्टर माफिया बन जाता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि भरत नेपाली मुंबई अंडरवर्ल्ड का इतना बड़ा नाम था, फिर भारत से कोई 4,500 किलोमीटर दूर थाईलैंड में उसकी लाश कैसे पहुंची, वह भी बीच समंदर में सड़ी हुई हालत में। आखिर इतने बड़े डॉन को किसने मारा, क्यों मारा? अरे मामा, भरत नेपाली की कहानी में बहुत सारे मोड है, सस्पेंस है जो आपको आश्चर्यचकित कर देंगे। इस कहानी को सुनने के बाद आप रोमांचित हो जाओगे, तो फिर चलिए कहानी शुरू करते हैं। अरे मामा, आपको हमारा ये कंटेंट पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। કેમ છો મજામાં? अरे मामा, भरत 60 के दशक में नेपाल की राजधानी काठमांडू में पैदा हुआ था। इसके बाद भरत का परिवार नेपाल से भारत काम करने आ गया और उत्तर प्रदेश में सेटल हो गया और यहाँ उन्हें भारत की नागरिकता भी मिल गई। बता दें कि भरत नेपाली का असली नाम बलवंत सिंह था। बेशक उसकी हाइट कम थी, लेकिन उसका जिगरा बड़ा था रे। बचपन से ही डेयरिंग बाज छोकरा था, जिस कारण वह 1983 में इंडियन आर्मी में भर्ती हो गया और करीब 11 साल उसने आर्मी में सेवा दी। फिर 1994 में उसने आर्मी से रिटायरमेंट ले लिया और वापस उत्तर प्रदेश लौट आया। लेकिन अब उसके पास कोई काम नहीं था, लिहाजा काम की तलाश में उसने ट्रेन पकड़ी। जा पहुंचा मुंबई। मुंबई माया नगरी बहुत बड़ी है रे। कई दिनों तक इधर उधर भटका। फिर एक रोज उसे चेंबूर के एक बिजनेसमैन के यहाँ ड्राइवर की नौकरी मिली। यहाँ भरत नेपाली के हाव भाव, बात करने के तौर तरीके और आर्मी बैकग्राउंड को देख वह बिजनेसमैन समझ गया कि इस बंदे में साला जिगरा तो बहुत बड़ा है रे। क्योंकि चेंबूर का पूरा इलाका उस वक्त के नामी डॉन छोटा राजन के अंडर में आता था। पूरे इलाके में राजन की पकड़ थी, क्योंकि इससे पहले 93 का बम द ब्लास्ट हो चुका था। मुंबई अंडरवर्ल्ड में धर्म के आधार पर सिंडिकेट बढ़ चुके थे। दाऊद आतंकी घोषित हो चुका था। वहीं छोटा राजन जैसे गैंगस्टरों ने दाऊद से किनारा कर खुद का गैंग बनाया और खुद को देशभक्त डॉन बताने लगे थे। इस वक्त दाऊद और राजन में दुश्मनी शुरू हो चुकी थी। राजन के पास ऑलरेडी एक बहुत बड़ा गैंग था ही, लेकिन उसे ऐसा लोगों की ज़रूरत थी जो मौत की दहलीज पर खड़े होकर तांडव मचाए। चूँकि वह बिजनेसमैन राजन को जानता था, उसने राजन और भरत नेपाली की मुलाकात करवाई और राजन को बताया कि ये आदमी आपके काम का है। राजन ने भरत नेपाली को देखते ही अपना ड्राइवर बना लिया और यहीं से एक आर्मी मैन अंडरवर्ल्ड में जाने अनजाने में कदम रख देता है। उसे अंदाज़ा भी नहीं था कि उसकी ये नई जिंदगी उसे कहाँ ले जाएगी। लेकिन भरत नेपाली का शातिर दिमाग सिर्फ ड्राइविंग सीट तक की सीमित नहीं था और ये बात छोटा राजन समझ चुका था और उसने तुरंत ही उसे अपने गैंग में शामिल कर लिया। अब भरत नेपाली आर्मी ट्रेनिंग ले चुका था तो जाहिर सी बात है उसे हथियारों के बारे में सब कुछ पता था। लिहाजा उसके हुनर को देखते हुए राजन ने भरत नेपाली को अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया और यहीं से राजन के इशारे भरत नेपाली ने मुंबई अंडरवर्ल्ड के बाकी गैंग्स में भौकाल मचा दिया। दिन दहाड़े धड़ाधड़ बरसती नेपाली की गोलियों ने अक्खे अंडरवर्ल्ड को हिला डाला। साल था 1997।
तब मुंबई में ट्रेड यूनियन के लीडर हुआ करते थे दत्ता सामंत। भरत नेपाली ने उसकी हत्या कर दी। वहीं नेपाल में एक बड़ा पॉलिटिकल माफिया हुआ करता था, दिलशाद मिर्जा बेग, जो नेपाल की पार्लियामेंट में एक बड़ा मंत्री भी था, जिसका कारोबार दाऊद के साथ चलता था। जिस कारण छोटा राजन उसे खल्लास करना चाहता था, तो 1999 में उसे गोलियों से भून दिया जाता है। इसमें भी भरत नेपाली का ही नाम आया था। इन दोनों हत्याकांड ने भरत नेपाली को मुंबई अंडरवर्ल्ड की काली दुनिया में एक खूनी दरिंदे की पहचान दिलाई। उधर दाऊद और छोटा राजन के बीच भयानक गैंग वॉर चल रही थी। दाऊद के डर से छोटा राजन एक देश से दूसरे देश भागता फिर रहा था। अब वह बैंकॉक में छिप गया था। राजन ने भरत नेपाली को बैंकॉक बुलाया। 2000 का साल था। डी कंपनी पागलों की तरह छोटा राजन को ढूंढ रही थी। तब उसे पता चला राजन बैंकॉक में है। छोटा शकील ने राजन पर खतरनाक हमला करवाया। इस हमले में राजन का जिगरी रोहित वर्मा, उसकी पत्नी और नौकरानी मारे गए, जबकि छोटा राजन बाल बाल बच गया। बताया जाता है बैंकॉक अटैक में राजन के साथ नेपाली भी भागने में कामयाब हुआ था, लेकिन बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं था कि इस बैंकॉक अटैक के बाद से राजन का पूरा गैंग बिखर गया। उसके साथ ही उसे छोड़कर जाने लगे और अपना गिरोह बनाने लगे। वजह यह है कि दाऊद से बचने के लिए राजन को अलग अलग देशों में छिपना पड़ता, लिहाजा वहाँ का खर्चा बहुत होता। इधर राजन के साथी गैंगस्टर रंगदारी एक्सटॉर्शन से जो कमाई करते वह राजन को देते। इसमें से सारी रकम राजन अपने पास रखता और थोड़ी बहुत बाकी साथियों को देता। इससे गैंग मेंबरों को लगा साला काम अपन करे और पैसा वाले जाए। बस इन्हीं पैसों के लेन देन के चक्कर में राजन का गैंग बिखर गया। इनमें 3 नाम सबसे अहम थे, संतोष शेट्टी, विजय शेट्टी और भरत नेपाली। 2005 आते आते इन तीनों ने राजन से खुद को अलग कर लिया था और अपना गैंग बनाया और थाईलैंड में रहकर मुंबई में अपने गैंग को ऑपरेट करने लगे। इनमें जो विजय शेट्टी था वो बहुत डेयरिंग वाला था, जब चाहे किसी को मार देता। उसके बढ़ते क्राइम ग्राफ से कहीं ना कहीं भरत नेपाली को दिक्कत हो रही थी, क्योंकि विजय शेट्टी, संतोष शेट्टी और भरत नेपाली ने दाऊद गैंग को हिलाकर रख दिया था। राजन से अलग होकर इन्होंने सबसे पहले जमीम शाह को मरवा दिया, जो दाऊद से जुड़ा हुआ था। इसके बाद मुंबई में हुए 26/11 हमले के एक आरोपी था फहीम अंसारी, जिसका केस मुंबई के ही मशहूर वकील शाहिद आजमी लड़ रहे थे। इनका कनेक्शन भी दाऊद से था, तो नेपाली और उसके गैंग ने उसके ऑफिस में घुसकर उसे गोलियों से भून डाला और उसके ऑफिस में घुसकर उसे गोलियों से मारने वाला कोई और नहीं, विजय शेट्टी ही था। विजय शेट्टी के इसी डेयरिंग से भरत नेपाली यह समझने लगा था कि कहीं ये हमसे आगे ना निकल जाए। उस वक्त भरत नेपाली, संतोष शेट्टी और विजय शेट्टी बैंकॉक में थे। एक रोज नेपाली संतोष शेट्टी से कहता है कि विजय हमसे आगे निकलता जा रहा है, कहीं आगे चलकर ये हमारे लिए खतरा न बन जाए, ये हमें टक्कर दे, इससे पहले क्यों ना हम इसे रास्ते से हटा दें। लेकिन नेपाली की ये बात संतोष शेट्टी के खोपड़े में उतरी नहीं। उसने तो उल्टा ही सोचा। उसने सोचा विजय शेट्टी मेरा अपना शेट्टी भाई है, भरत नेपाली तो फिर भी बेगाना है। आज वो विजय शेट्टी को मारने की बात कर रहा है, कल कहीं मुझे भी मरवा सकता है। बहुत सोचने के बाद संतोष शेट्टी ने यह बात विजय शेट्टी को बताई। अब इन दोनों शेट्टी ब्रदर्स ने मिलकर नेपाली को ही रास्ते से हटाने का प्लान बना डाला। 2005 संतोष और विजय शेट्टी पटाया में अपने फ्लैट में थे। उन्होंने पार्टी करने बैंकॉक से नेपाली को यहाँ बुलाया। देर रात उस कमरे में दारू मुर्गा की पार्टी चली। दोनों शेट्टी ने नेपाली को जमकर दारू पिलाई, लेकिन दोनों ने बहुत ज़्यादा नहीं पी। आज इन दोनों का प्लान था नेपाली को ठोकने का। नेपाली फुल टल्ली हो गया। फिर इन दोनों ने नेपाली को किसी बात को लेकर उकसाया। नशे में धुत विजय और संतोष को नेपाली ने गाली देना शुरू कर दिया। संतोष शेट्टी ने रिवॉल्वर निकाली, फिर उस पर साइलेंसर लगाया और पीछे से धड़ाधड़ गोलियां नेपाली के बॉडी में उतार दी। नेपाली का वहीं राम नाम सत्य हो गया। इसके बाद एक बोरी में भरत नेपाली के बॉडी को डाला गया। फिर बीच पर गए जहाँ किनारे पर बहुत सारी किश्तियाँ बंधी हुई थी। एक किश्ती में भरत नेपाली के मृत शरीर को रख दिया, किश्ती की रस्सी काट दी और किश्ती समंदर में चल पड़ी। कई महीनों तक ये किश्ती समंदर में तैरती रही। किसी को कुछ पता ही नहीं था कि भरत नेपाली की बॉडी पटाया की खाड़ी में तैर रही है। लेकिन फिर एक दिन पटाया कोस्ट गार्ड को यह किश्ती दिखी। जांच हुई तब पता चला ये मरने वाला शख्स मुंबई अंडरवर्ल्ड का नामचीन गैंगस्टर भरत नेपाली है। इस तरह अंडरवर्ल्ड के एक नामचीन डॉन की लाश कई महीनों तक थाईलैंड के समंदर में तैरती रही थी। तो मामा ये थी कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। अगर आप वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को एक लाइक करें और वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो इस गुज्जू भाई का राम राम, मिलते हैं फिर।